वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिम्स चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड एंड फोई, है ना। सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी, है ना। यानी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं तो नुकसानदेह भी हैं। हार्मफुल इफेक्ट भी क्रिएट करता है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी इसका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिम्स को एक्सप्लेन करते हैं ना। तो आप देखेंगे ये दो वर्ड से मिलके बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिम्स। माइक्रो का सेंस ही होता है वेरी स्मॉल, माइन्यूट, है ना। वेरी स्मॉल और माइन्यूट का सेंस यहाँ पर ये है इतना छोटा कि ये हमारे नेक्ड आई से या अनएडेड आई से नहीं दिखता हो। दैट मीन्स बिना किसी माइक्रोस्कोप से और किसी लेंस सिस्टम से हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं, इसी वजह से ये माइक्रो है। और चूंकि इसमें लाइफ है, इसमें लिविंग बीइंग जैसा कैरेक्टर है, इसी वजह से ये ऑर्गेनिम्स है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अभी लाइन टू लाइन देखते हैं हम लोग, इसके बाद आपको नोट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे कि आप अपने नोटबुक में इसको एंट्री भी आसानी से कर सकते हैं और फिर रिवीजन में उसको रख सकते हैं। देखते हैं हम लोग लाइन टू लाइन। यहाँ लिखा गया यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि आप बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों को देख चुके हैं। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स अराउंड अस व्हिच वी कैन नॉट सी विद आईज अलोन। अब यहाँ पर बोला जबकि कुछ ऐसे जीव हैं हमारे आसपास जिसको हम अपनी आँखों में कुछ लगाए बिना नहीं देख सकते हैं। आइज एलोन का मतलब है केवल आँख के सहारे नहीं देख सकते हैं। These are called माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब्स। इन सारे जीवों को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। इंग्लिश में दो तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब्स। For example, you might have observed that during rainy season, most bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white patches। ताकि आप बरसात के समय में देखें, अक्सर देखते हैं ये चीज़ कि अगर ब्रेड को छोड़ दिया जाता है तो उस समय में मॉइस्ट ब्रेड, असल में बरसात के समय में मॉइस्चराइजेशन वैसे भी होता है। आप मॉइस्ट ब्रेड को छोड़े ना छोड़ें, सिर्फ ब्रेड को ही छोड़ दें तो वहाँ पर मॉइस्चराइजेशन ऑलरेडी आ जाता है और वो स्पॉइल्ड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और उसके सरफेस पर अपना पैचेज लाइक स्ट्रक्चर ग्रेइश स्ट्रक्चर देख पाते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और कहा कि इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, दैट मीन्स कन्वेक्स लेंस के थ्रू जब आप देखेंगे ना, सिंपल लेंस जो कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह में भी अवेलेबल हो जाता है, वहाँ से भी आप देखेंगे तो वो उसका क्लस्टर आपको दिखेगा, है ना। असल वो माइक्रोब्स क्लस्टर है ना, ब्रेड मोल्ड है वो। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। कहा कि जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो क्या देखेंगे, बोला कि ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इस तरह से पैचेज बना हुआ, यहाँ से देखिए इस तरह से राउंड ब्लैक पैचेज है ना, लगेगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और कई बार एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से इस तरह से कनेक्टेड भी होगा, है ना। और जहाँ पर क्लस्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको स्पॉटिंग दिखेगा, छोटा इस तरह से राउंड शेप दिखेगा आपको। डू यू नो that these structures are where these come from। कहा कि क्या आप ये जानते हैं कि ये सारे संरचना किस तरह से, या इस तरह का जो एक्सप्लॉइटेशन है, इस तरह का जो ऑर्गेनिम्स है इस पर, वो कहाँ से आता है ना। तो आगे देखिए एक एक्टिविटी में यहाँ पर बोल रहा है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। कहा कि कुछ नम मिट्टी को जमा कीजिए एक बीकर में किसी खेत से या कहीं और भी जगह से। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हाट यू सी। तो कहा कि जब इसका सॉल्यूशन बना लें मिट्टी और पानी का, और उसमें जब देखेंगे कुछ देर के बाद सेडिमेंट हो जाएगा मिट्टी नीचे, और उस पानी को आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंट थिंग्स उसमें दिखेंगे। उसमें कई अलग अलग तरह के माइक्रोब्स दिखेंगे। एक एक्टिविटी है। दूसरा है यहाँ पर एक्टिविटी टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। आप किसी पोखर से कुछ पानी ले लें, कुछ बूंद पानी ले लें
चूँकि माइक्रोस्कोप से देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का जरूरत नहीं होता है, स्पेसिमेन होना चाहिए, 1 ड्रॉप एंड लेस देन 1 ड्रॉप भी काफ़ी होगा आपके लिए। एस्पिरेट ऑन अ ग्लास स्लाइड माइक्रोस्कोप पर जो रखने के लिए स्लाइड दिया जाता है वो ग्लास स्लाइड है, एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और इसको माइक्रोस्कोप से देखिए। तो आप आशा कीजिए कि जब देखेंगे ना तो उसमें डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिम्स आपको दिखेंगे। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिम्स मूविंग अराउंड ना, ताकि इन सारे एक्टिविटीज़ में आप देखते हैं क्या कि वहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिम्स मूव कर रहे हैं, मूविंग अराउंड, है ना। These observations show that water and soil are full of tiny organisms। आप इन दोनों एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारे एक्टिविटीज है जिसको करके आप देखेंगे तो पता चलेगा ना कि इन चीज़ों में काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिम्स है, टिनी ऑर्गेनिम्स जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिम्स बोल सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स हैं और भरे हुए हैं वो इस चीज़ से, जबकि हम लोगों को ईजिली वो नहीं दिखता है, अनअडेड आई से नहीं दिखता है। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye, है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो हैं वो इस साइज में इतने छोटे हैं कि वो हमको आसानी से दिखते भी नहीं। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो बैक्टीरियल साइज को देखेंगे तो बैक्टीरियल साइज माइक्रोमीटर में आएगा। माइक्रोमीटर बहुत छोटा हो जाता है। माइक्रोमीटर जो है ना, जैसे 1 माइक्रोमीटर के इक्वल अगर देखें तो 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। दैट मीन्स 1 मीटर का 1 पर 6 जीरो उतना वहाँ भाग आप कर देंगे तो आपको पता चला कि ये काफ़ी छोटा होता है। और बैक्टीरिया अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिम्स में बेहतर एग्जाम्पल और सभी के द्वारा दिया जाने वाला एग्जाम्पल आ जाता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल साइज का बात करो तो डायमीटर में वो 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर हो जाता है। इस तरह से लेंथ में 1.5 to 15 माइक्रोमीटर तक हो सकता है लेंथ उसका, तो काफ़ी छोटा हो जाता है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म, सम ऑफ दीज सच एज द फंगस, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है फंगस के लिए। सम ऑफ दिस सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, कहा कि फंगस जो है ना वो ब्रेड पर ग्रो करता है ना। कवक जो है वो ब्रेड पर ग्रो करता है। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देख सकते हैं, इससे पहले भी बताया गया। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन फंगस को आप देख लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लिए, एक ही लेंस का अरेंजमेंट उसको कहा जाएगा, उससे आप देख लिए। लेकिन बाकी जो और भी छोटे छोटे जीव हैं उसको आप माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब्स। इसी वजह से ये सारे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, है ना। चूंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप के वजह से ही देखा जा सकता है, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इनको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अलगी, है ना। यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ अलगी है, कुछ अलगी जो है ना वो टिश्यूज फॉर्म बना लेता है और उसको हम लोग उससे अलग कर देते हैं, और कई बार ये प्लांट्स कैटेगरी में, प्रिमिटिव प्लांट्स कैटेगरी में चला जाता है। इसी वजह से आपको यहाँ पर सम अलगीज के बारे में बता रहा हूँ, अलगी के बारे में बता रहा हूँ। अलगी वैसे टोटली प्लूरल वर्ड ही है ये। तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगी। एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, यहाँ जो भी वर्ड यूज़ किया गया है ना माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए वो प्लूरल वर्ड है। तो इसके लिए सिंगुलर वर्ड क्या होगा, तो देखिए बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियम, फंजाई के लिए फंगस, प्रोटोजोआ के लिए प्रोटोजोआ के लिए सेम वर्ड यूज किया जाएगा प्रोटोजोआ। और अलगी के लिए अलगी के लिए भी आप जैसे अलगी लिख रहे हैं ना, फंजाई, फंगस, अलगस वर्ड यूज करते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर शोन इन फिगर। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स आपको कह रहा है कि फिगर में दिया गया, तो हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं। ये फिगर देखते हैं, यहाँ पर दिखला रहा है स्पाइरल बैक्टीरिया, है ना। स्पाइरल बैक्टीरिया यानी वैसा बैक्टीरिया जो घुमा घुमा जैसा दिखता हो, है ना। रस्सी में आप देखेंगे ना जिस तरह से घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा अभी हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना। इस तरह का जो दिखना होगा ना, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर स्पाइरल बैक्टीरिया कहलाएगा। अभी बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया को शेप के आधार पर डिवाइड करेंगे 4 डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें स्पाइरल हम भी देखेंगे। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पर देखिए रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिखलाया गया है। सिंपली लेंथ में दिखता हो इलोंगेटेड, तो इसको हम लोग रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। और भी कुछ ऑर्गेनिम्स दिखलाया गया है। यहाँ पर देखिए क्लेमाइडोमोनास, है ना। ये क्लेमाइडोमोनास को आप देख सकते हैं, ये
एरोगाइरा को देख सकते हैं, स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर काफ़ी क्लीन स्ट्रक्चर है। अमीबा को आप देख सकते हैं, रेगुलर शेप अमीबा है ना, ये है सीडोपोडिया, देखिए इसको सीडोपोडिया यहाँ दिख रहा है। ये पैरामीशियम सैंडल लाइक स्ट्रक्चर है ना, पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप देखिए ब्रेड मोल्ड आपको भी दिखलाया जा रहा था ना, ब्लैक पैचेज जो बना करके हम दिखला रहे थे ना बहुत सारा, इस तरह से ये ब्लैक कलर का होगा है ना, ब्लैक कलर का, और इस तरह से ये जुड़ा है, यहाँ देख रहे हैं फिगर में, और फिर ऐसे भी जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ से ये कनेक्टेड है। और फिर तो जैसे आप देखेंगे ना ग्रास का स्ट्रक्चर है ना, ग्रास से किस तरह से फैल जाता है, उसी तरह से ब्रेड मोल्ड भी पूरे ब्रेड पर फैल जाता है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस वगैरह वगैरह। चलिए अभी हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। ये तो फिगर था, फिगर की हेल्प लेने से ज़्यादा समझ में आता है हम लोगों का, स्टडी आसान हो जाता है। वायरसेस, अब यहाँ पर अलगी दिया है, सॉरी इससे पहले अलगी को तो हम लोग पढ़िए, स्टूडेंट फिगर। वायरसेस को सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया है, चलिए वायरसेस को ही हम लोग पढ़ लेते हैं है ना। वैसे जो कोविड-19 है वो भी एक तरह का वायरस है, कोरोना वायरस ही है, चलिए उस पर भी बात करेंगे। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक है ना, ये चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, इस वजह से यहाँ पर लिख रहा है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिम्स, जबकि ये अपनी संख्या को बढ़ाता है यानी प्रजनन करता है कहाँ, तो कहा जिस ऑर्गेनिम्स के बॉडी में होगा उसके सेल में। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके बॉडी में वो वायरस जाएगा और वायरस उसके सेल में इंटर करेगा और सेल में अपने संख्या को बढ़ाएगा, ये बात है। तो वायरस के बारे में और भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, चूंकि ये सेल में ही जाकर के, होस्ट बॉडी के सेल में ही जाकर के रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, जिसके वजह से इसको हम लोग लिविंग नॉन लिविंग का चेन भी मानते हैं, के बीच का चेन भी मानते हैं, विच में भी बैक्टीरियम है ना। अब यहाँ पर लिख रहा है, अब बैक्टीरियम सेल, तभी ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल दे रहे थे हम लोग, यहाँ पर बता रहा है कि देखो वो जो वायरस है ना वो बैक्टीरियल सेल में भी जा सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है और नाम उसका बैक्टीरियोफाज हो जाता है। देखते हैं आगे, प्लांट और एनिमल, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5 देखते हैं, थोड़ा 2.5 पढ़ाइए। यहाँ देखिए वायरस आपको दिख रहा है, अभी जो कोविड-19 का समय चल रहा है, आप कोविड-19 का जो पिक्टोग्राफी देखते हैं ना तो उसमें इस तरह का स्पाइक्स निकला हुआ देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए यहाँ भी आपको स्पाइक्स निकला हुआ दिख रहा है। वैसे वायरस के बारे में एक छोटा सा फिगर हम भी आपको बताएं, यहाँ पर वायरस में प्रोटीनेशियस कवर होता है ना, वायरस में प्रोटीनेशियस कवर होता है, इस तरह से मान लेते हैं कि ये प्रोटीनेशियस कवर है, थोड़ा सा समझिए, फिगर में तो है ही और ऐसे भी हम लोग समझते हैं, ये इस तरह से पहले इसको कवर कर दें, ये प्रोटीनेशियस कवर है और ये यूनिट है, यानी एक स्ट्रक्चर जो है वो कैप्सुलर है, इस तरह से बहुत सारा होगा, थोड़ा समझो बात को, ये ऐसे ऐसे करके ये प्रोटीन है, बड़ी हार्ड कवरिंग है ये, और इस पर जो है ना डिफरेंट तरह के केमिकल्स का असर भी नहीं होता, और ये काफ़ी संख्या में ये आपको है ना इस तरह से देखने को मिल सकता है, इस तरह से। ये किसका बना होगा, अभी बता रहे थे आप लोगों को, प्रोटीन का बना होगा, और ये प्रोटीन का बना होगा जिसको हम लोग कैप्सुलोमियर कहेंगे यूनिट को, और एक साथ जो होगा उसको हम लोग कैप्सिड कहेंगे। और इसमें क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें हो सकता है या तो डीएनए या तो आरएनए है, तो डिफरेंट तरह के वायरस भी होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के साथ हो सकते हैं या जेनेटिक मटेरियल आरएनए के साथ हो सकते हैं। खैर ये वायरस का आपको एक पिक्टोग्राफी दिखलाया गया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये बैक्टीरियो वायरसेस है ना यहाँ पर, ये असल में जो फिगर है प्रॉपर ये बैक्टीरियोफाज का फिगर है ना, ये बैक्टीरियोफाज का फिगर है, बैक्टीरियल सेल जब वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसको बैक्टीरियोफाज। चलिए अभी हम लोग वायरस के बारे में और से फीचर्स को जानते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिम्स व्हिच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स, ये प्लांट भी हो सकता है। और सबसे पहले तो वायरस को मिलने का जो डिस्कवरी का जो हिस्ट्री है वो प्लांट ही है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी के बारे में बताया जाता है कि प्लांट में जो वायरस को देखा गया था सर्वप्रथम, उसका नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस है ना, टीएमवी के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर काउज्ड बाय वायरसेस। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सामान्य तरह के डिसऑर्डर हैं, सामान्य तरह का जो रोग है वो भी किसके द्वारा होता है,
तो बोल रहा है वो वायरस के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पर आपको बोल रहा है कॉमन कोल्डनेस का बात करें, अगर हम लोग सर्दी खांसी बुखार का बात करें तो हो सकता है कि वो वायरल इन्फेक्शन से ही हुआ हो। इन्फ्लुएंजा फ्लू टाइप का जो फीवर आता है वो भी इसके वजह से हो सकता है। मोस्ट कफ्स जो हम लोग कफिंग करते हैं है ना, खांसना वगैरह भी जो है वो इसके वजह से आ सकता है, कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। जब वो सिंपल टाइप के डिजीज कॉज कर रहे थे तो वायरस जो है ना वो सीरियस टाइप के भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पॉलीमिलाइटिस के बारे में बात कर रहा है, पोलियो के बारे में बात कर रहा है, चिकन पॉक्स के बारे में बात कर रहा है, ये सब सीरियस डिजीज है ना। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। अब देखिए डिफरेंट, अभी एक और चीज समझ लें, जब इस तरह से यहाँ पर कैटेगराइज कर रहा है तो डिफरेंट ऑर्गेनिम्स जो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप के डिजीज कॉज करते हैं, है ना। ये तो सही है कि डिजीज कॉज जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा होता है और वो कम्युनिकेटिव होता है, कम्युनिकेशनल डिजीज होता है। लेकिन अलग अलग तरह के जीव अलग अलग तरह के डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर है डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन। यहाँ पर डिसेंट्री का बात कर रहा है ना, जो लूज मोशन वगैरह सिम्टम्स वो करेगा। तो डिसेंट्री का बात करो या मलेरिया का बात करो, है ना, मलेरियन फीवर के बारे में सबको पता है, तो ये प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है। अभी आपको एक दिमाग में आ रहा होगा सर मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है ना, मॉस्किटो के काटने, आप प्रोटोजोन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोटोजोन असल में जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स रोल प्ले करता है वो प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फाल्सीपेरम के नाम से जाना जाएगा। और वो कैरियर होता है ना, इसको वेक्टर भी कहा जा सकता है। फीमेल एनोफिलीज जो होता है ना वो वेक्टर का काम करता है, सिर्फ वाहक का काम करता है। असल में जो इन्फेक्शन क्रिएट होता है मलेरिया वो जो है ना प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। प्रोटोजोन वेयर इज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज, जबकि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, लिवर डिजीज है। और ट्यूबरकुलोसिस डिफरेंट ऑर्गन में होता है, जनरली लंग्स में होता है। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के बारे में बोल रहा है कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन क्लास 6 and 7। कहा कि 6 और 7 में आप मलेरिया इसको प्रोटोजोन्स को कुछ देखे होंगे, है ना, कुछ बैक्टीरिया को देखे होंगे। थोड़ा सा फिगर में आइए, तो फिगर में आपको हम एक प्रोटोजोन से मुलाकात करवाते हैं, है ना। पैरामीशियम प्रोटोजोन के कैटेगरी में रखिए इसको, है ना। अमीबा वगैरह प्रोटोजोन का आ जाता है एग्जाम्पल। और इस तरह से बैक्टीरिया का एग्जाम्पल तो आपको ऊपर में दे ही दिया गया था। फिर यहाँ पर ये ब्रेड मोल्ड वगैरह फंगस का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा था ना। और एक चीज़ आपको बता दें, वायरस का एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, ये बैक्टीरियोफाइज, ये टोटली प्योर वायरस कर सकते हैं वो। चलिए आगे हम लोग करते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंडली वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिम्स लाइव। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं ना, उसका हैबिटेट क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम algae and protozoa और मल्टी सेल्यूलर सच एज algae and fungi। यहाँ पर बोल रहा है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं। जैसे आप इसके एग्जांपल में रख सकते हैं बैक्टीरिया को, कुछ algae को, प्रोटोजोआ को। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें, मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा के बने होंगे जिसमें algae और फंगी प्रॉपर आता है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, या सभी तरह के वातावरणीय स्थिति में जिंदा रह सकता है। ये सभी तरह का वातावरण क्या है, ये नेपाल में और इंडिया में और पाकिस्तान में सब जगह रह सकता है, इस सेंस नहीं है। सेंस ये है कि ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, ये लो टेम्परेचर पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, हाई एसिडिक कंडीशन में और अल्कली कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है ना। तो ये चीज़ है इसका कि ये सभी तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू मॉसी लैंड्स, है ना। अब आगे देखिए, रेंज जो है ना इसका बता रहा है कि जैसे भी हम आपको बता रहे थे, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर से लेकर के एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो ये एक रेंज हो गया ना इसका, जैसे 0 डिग्री या ऐसे माइनस में भी टेम्परेचर चला जाए डिग्री सेल्सियस में, और 50, 60, 100 डिग्री सेल्सियस में कई बार हम लोग आर्की बैक्टीरिया वगैरह को जिंदा रहते हुए देखते हैं, है ना। तो ये एक रेंज है, उसी तरह का एक रेंज आपको बता रहा है, फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मॉसी लैंड, है ना।
सूखे क्षेत्र से लेकर के नमी से भरे क्षेत्र में, और उसी तरह से ऊपर में बताया कि बर्फीले जगह से लेकर के काफी गर्म जगह में भी ये रह सकते हैं, स्थान पर ये रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, है ना। ये सभी तरह के एनिमल्स के बॉडी में रह सकते हैं, वैसे ही इंसान के बॉडी में भी रह सकते हैं, मनुष्य के बॉडी में भी रह सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। यहाँ पर बोल रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे के शरीर में रह करके ही या उस पर डिपेंड रह करके ही जिंदा रह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से भी जिंदा रह सकते हैं। दैट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को परफॉर्म कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लाइव एलोन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया एलोन वाला, इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंसी वाला, वो हो गया अमीबा। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लाइव इन कॉलोनीज, जबकि बात कर रहा है फंजाई या बैक्टीरिया का, तो कहा कि ये कॉलोनीज बना के रह सकते हैं, एक ही जगह बहुत सारे संख्या में हो सकते हैं। अब आइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस, कह रहा है कि सूक्ष्म जीव और हम लोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज, है ना। कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ जो है ना हानिकारक भी हो सकते हैं, जो कि डिजीज कॉज करता है, और भी तरीके से ये हानिकारक हो सकता है। अभी ये जो देख रहे हैं ना आप, ये लाइन या फिर इस तरह ये जो कहें कि ये टॉपिक जो आपको पार्टिकुलर अभी समझा रहा है यहाँ से है, ये यहाँ तक का जो टॉपिक है इसको समझिए। इसी से आपको इसमें चैप्टर में जो ऊपर में दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रो फ्रेंड एंड फोई यहीं से समझ में आता है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हमारे लिए बेहतर है, जो बेनिफिशियल है, उसको पहले जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स अलग अलग तरह के कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में ये काम में आता है ना। कर्डलिंग के लिए जरूरी है। कौन सा बैक्टीरिया होगा भाई? लैक्टोबैसिलस होगा। ब्रेड एंड केक, ब्रेड और केक में भी इसका जरूरत पड़ता है ना। ब्रेड और केक में भी इसका जरूरत पड़ता है। ब्रेड और केक में मेनली पोरस बनाने के लिए इसका जरूरत पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेज। बहुत पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज जो है ना अल्कोहल बनाने में, या ऐसे समझिए शराब बनाने में इसका किया जाता है ना। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ये प्लांट से निकले हुए जूस को, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट को, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक शराब है। जनरल शब्द में हम लोग उसको शराब के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। हम लोग इसका प्रयोग जो है ना अपने वातावरण को साफ करने में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पेल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस etc are broken down into harmless and usable substances by bacteria। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फील हुआ होगा कि ये क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे इन्वायरमेंट को साफ करता है। बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि ये साफ करता है। अभी बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया गया। बैक्टीरिया जो है ना वो यूनिवर्सल डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। इस दुनिया में या फिर ऐसा को अर्थ सरफेस पर सबसे बड़ा कोई डिकम्पोजर है तो वो बैक्टीरिया है। और डिकम्पोजर है बैक्टीरिया, ये सबसे क्या सेंस क्लियर होता है? इससे ये सेंस क्लियर होता है कि जो भी कई ऐसे जीव हैं, और जंगल में बात करें हमारे आसपास ही, हमारे गार्डन वगैरह में जहाँ हम लोग कम आते जाते हैं, जहाँ हमारा नज़र आसानी से नहीं जाता है, वहाँ कई जीव मरते रहते हैं। पेड़ पौधे शर्ते गलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं उनके पार्ट्स, है ना। तो अगर वो सारे चीज़ जैसे वहाँ डेथ किए या फिर रिमेन्स के फॉर्म में बचे रह जाए तो हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी पॉल्यूट हो जाएगा। हमारे हवा में काफ़ी डिजीज काउजिंग फैक्टर्स मूव करने लगेंगे, जबकि बैक्टीरिया उसको फीड कर जाता है। बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है ना। मृत जीवों पर, डेड ऑर्गेनिज्म्स पर रह करके अपने फूड को गेन करना सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक होता है। तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे खा जाता है और ये लगातार करता रहता है।
इससे उसको फ़ायदा क्या हो जाता है? उसको फ़ायदा है कि उसको भोजन मिल जाता है, और हम लोगों को फ़ायदा है कि हमारा हवा गंदा नहीं हो पाता है, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो पाता है ना। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। कहा कि इसी के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि बैक्टीरिया से मेडिसिन भी बनता है। बताइए, बैक्टीरिया का जैसे ही वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो लगता है ये हमारा फोई है, जबकि फ्रेंड है कितना बड़ा, है ना। डिजीज अलग है, उसका तो हम लोग हार्मफुल इफेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन जब इसका हम लोग यूजफुल इफेक्ट देख रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि ये मेडिसिन बनाने में मदद करता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को बनाने में मदद करता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब यहाँ पर कहा कि खेती बाड़ी करने में, है ना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमको ये मदद करता है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और हमारे मिट्टी को दे देता है। इससे हमारा मिट्टी जो है ना नाइट्रोजन कंटेंट से भर जाता है। नाइट्रोजन एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है, उससे भर जाता है ना, मिनरल्स के फॉर्म में होगा। अब सोचिए कि ये नाइट्रोजन नहीं होता तो क्या होता, बहुत सारे प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो कि प्लांट को ज़रूरत है वो नहीं बन पाता, और इसी के साथ साथ नाइट्रोजन की कमी से प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। तो सोचो कितना बड़ा एलिमेंट हमको या न्यूट्रिशन के फॉर्म में ये जो अल्स्टोबैक्टीरियम या ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में बात करें, क्लॉस्ट्रीडियम के बारे में बात करें, ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करके हमारे मिट्टी को प्रोवाइड कर देता है और मिट्टी हमारा फर्टाइल हो जाता है। इसके बिना हमारा मिट्टी इनफर्टाइल कहला सकता है। मेकिंग अ कर्ड एंड ब्रेड, अब सबको थोड़ा अलग अलग करके देखना है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारा जो फ्रेंड है, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कैटेगरी में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, है ना। कहा कि आप जो है क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध दही में कन्वर्ट हो पाता है, बदल जाता है। आई शो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू शेड कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। यहाँ पर कह रहा है कि मैंने देखा कि मेरी माँ थोड़े से गुनगुने या फिर ऐसा कहो थोड़ा सा गर्म दूध में थोड़ा सा कर्ड डालती थी, और उस कर्ड के डाल देने से सुबह में वो दही में कन्वर्ट हो जाता था, और इसको देख करके मैं आश्चर्य हो जाती थी कैसे हुआ, है ना। अब यहाँ पर ये एक ऐसे ही आपको आपके अंदर के अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए एनसीईआरटी बुक कई बार इस तरह का पिक्टोग्राफी और स्टेटमेंट यूज करता है। अब एक और चीज़ देखें, जब कर्ड को हम लोग या कर्लिंग करवा रहे होते हैं तो उस समय यहाँ लिखा भी गया है ना वार्म मिल्क। ये वार्म मिल्क हॉट मिल्क नहीं है, इसको भी याद रखिएगा, पूरा का पूरा हॉट नहीं है। अगर हॉट होगा तो बैक्टीरिया गिरता जाएगा और वो फिर मिल्क जो है ना प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कर्ड में। वार्म मिल्क का यूज़ किया जा रहा है। 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बैक्टीरिया है वो वेल सर्वाइव करता है, और जो वार्म मिल्क होगा ना तो उसका टेम्परेचर और एटलीस्ट जो है ना इस रेंज का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो आसानी से और फास्ट रेट से ग्रो कर पाएगा, और विद इन 1 डे ऐसा कर सकते हैं, और 15 to 24 आवर 20 आवर्स वो क्या कर लेगा, कर्डलिंग कर लेगा। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑफ दीज, है ना, और कहा कि ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बहुत सारा होता है कर्ड में। कहा कि कर्ड के अंतर्गत जो है ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो लैक्टोबैसिलस है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और लैक्टोबैसिलस कर्ड को बनाने में मदद करता है। देखते हैं अगर डिटेल्स में हुआ तो उसको हम ज़्यादा डिटेल्स में समझाएंगे। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। कहा कि ये जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टोबैसिलस वहाँ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, वहाँ मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने का सेंस समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का सेंस है अपने आप अपनी संख्या को बढ़ाना, द्विगुणित करना, बहुगुणित करना, जैसा भी समझिए आप, है ना। तो ये काफ़ी कम समय में ज़्यादा संख्या कर लेता है। इसी वजह से तो थोड़ा सा दही देने पर आपका पूरा का पूरा मिल्क कर्डलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कर्डलिंग हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, है ना, पनीर वगैरह बनाने में भी, पिकल्स वगैरह बनाने में भी, अचार वगैरह बनाने में भी, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडलीज एंड भातुराज इज कर्ड, है ना। ताकि बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जो
कर्ड दिखते नहीं है लेकिन कर्ड के बने हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर रावा, इडली, भटूरा के बारे में बात कर रहा है। कैन यू गेस व्हाई, कहा कि क्यों हम लोग क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वो इन चीज़ों के बने होते हैं। और जनरली हम लोग देखते हैं कि उसका जो एक फीचर है इन सारे भोजन का वो कर्ड से मिलता जुलता है। अब आगे देखिए एक्टिविटी 2.3 में टेक ½ kg, यहाँ पर बनाने वगैरह जाए वो सब बाद में देख लेंगे, आगे देखते हैं। इस प्रोड्यूसेस रैपिडली, इस प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग respiration. This produces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of gas fill the tube and increases its volume. This is the basic of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. ठीक है, इसके बारे में आपको समझाते हैं, लेकिन हम पहले देख लें कि कुछ आपका छूटा तो नहीं छूटा। हाँ, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें ईस्ट के बारे में चर्चा कर रहा था, है ना। बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ ही रहे थे, अब ईस्ट के बारे में चर्चा कर रहा था। ईस्ट के बारे में बोल रहा है कि देखो ईस्ट जो है ना बड़ी रैपिडली अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, बहुत कम समय में ज़्यादा संख्या में बदल जाता है, एक से अनेक बहुत कम समय में ये हो जाता है ना। और कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देने से क्या फ़ायदा है, बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस करेगा और सने हुए आटे में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दे तो क्या होगा, उसमें बबलिंग होगा, है ना। उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में आने का काम करेगा और ऐसे कंडीशन में उसको फ्लफी बना देगा। तो ये फ्लफी बना देने से बेकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है और इसको हम लोग ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स के इंडस्ट्री में मेनली यूज़ कर पाते हैं। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, अब देखिए कॉमर्शियल यूज देख लेते हैं थोड़ा। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, कहा कि बड़े पैमाने पर अल्कोहल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड, वाइनिगर, ईस्ट चीज़, ये सब अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल मतलब ये सेंस है कि ये जो अल्कोहल है ना वो इंडस्ट्रियल यूज़ का भी होता है ना। शराब अल्कोहलिक होता है ये हम समझते हैं, लेकिन अल्कोहल के और भी इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं। बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर वाइन ऑलरेडी शराब का चर्चा कर दिया है। एसिटिक एसिड का बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, वाइनिगर, है ना। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का प्रयोग जो है ना व्यावसायिक स्तर पर शराब को बनाने में किया जाता है, अल्कोहल को बनाने में या उसको उत्पादित करने में किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर्स। अब यहाँ पर बोल रहा है फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट ज्यूस, etc। और इस काम के लिए क्या चाहिए, अभी आपको बताया गया कि अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए ईस्ट का मदद लेना पड़ेगा। अब ईस्ट का प्रोडक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ा, तो कहा नेचुरल इन्वायरमेंट में ये होगा, इसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाता है। तो जब नेचुरल इन्वायरमेंट में होगा तो किन किन चीज़ों पर ये बेहतर ग्रो कर पाएगा, तो बोला कि देखो एक तरह का इसके लिए न्यूट्रिशन मीडियम तैयार किया जाता है और वो न्यूट्रिशन मीडियम बार्ली, व्हीट, राइस और क्रसेस फ्रूट ज्यूस वगैरह का मिश्रण होता है। और इस मिश्रण पर इस तरह के न्यूट्रिशनल मीडियम पर आसानी से इसको ग्रो करवाया जाता है और फिर इस ईस्ट को जिस तरह से आपको यूज़ करना है, जिस तरह का प्रोडक्शन आपको करवाना है, वहाँ हम लोग कॉमर्शियली कर लेते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है, दिस इज the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। वो अलग अलग एक्टिविटी में दे रहा है आपको। अब हम उस एक्टिविटी को थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर करना होता है। तो यहाँ पर अब बताते हैं, जैसे ब्रेड को आप ले लीजिए, तो ब्रेड आपको अल्कोहलिक सेंट का समझ में आता है। जब आप ब्रेड खाएंगे ना तो उस समय थोड़ा सा अल्कोहलिक सेंट आता है वहाँ। ये अल्कोहलिक सेंट कहाँ से आता है, असल में ब्रेड का जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है ईस्ट के एक्शन के थ्रू, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, है ना। और ये कहा कि यह प्रक्रिया जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया फर्मेंटेशन कहते हैं, हिंदी में इसको किण्वन कहा जाता है। एक फिगर आपको दिखलाया जा रहा है यहाँ पर, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857।
1857 में लुइस पॉस्चर के द्वारा फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया गया था। इस तरह के प्रोसेस को उजागर किया गया। हो तो रहा था नेचुरली, समझ नहीं पा रहे थे हम लोग, है ना, तो लुइस पॉस्चर के द्वारा इसको डिकोड कर दिया गया। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिम्स के को देख रहे हैं या बेनिफिशियल इफेक्ट्स देख रहे हैं। मेडिसिनल यूज जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स का है, बात कर रहे थे, ये एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करता है। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स। जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट के फॉर्म में देते हैं। कैप्सूल्स या इंजेक्शन भी दे सकते हैं, सच एज पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिम्स। और इस तरह के जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स से बनाए जाते हैं। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक्स भी है। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। और ये एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, माइक्रोब्स को मारता है और उसके ग्रोथ को रोकता है। दो काम साथ साथ करता है ना। ज़्यादा संख्या में जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में ग्रो कर गए होते हैं जिससे डिजीज कॉज होता है, उसको ये किल भी करता है और इसी के साथ साथ उसके मल्टीप्लिकेशन को भी रोक देता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इस तरह के दवा को हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा रेंज है एंटीबायोटिक्स का, बहुत ज़्यादा संख्या में एंटीबायोटिक्स बना लिया गया है जिससे अलग अलग तरह के बीमारियों को रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। यहाँ पर बोल रहा है ये जो एंटीबायोटिक्स बना है वो बैक्टीरिया और फंजाई से बना है। और बेहतर आप पढ़ें अभी से पहले कि बैक्टीरिया और फंजाई किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रोबियल कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। और सम ऑफ the common known antibiotics which are made from fungi and bacteria, है ना। अब आगे हम लोग देखें, they are antibiotics. The antibiotics are manufactured by growing a specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. एक खास तरह के जीव से, एक खास तरह के बैक्टीरिया से या फिर फंजाई से बनाए गए एंटीबायोटिक्स बड़े रेंज के बीमारियों को दूर करने में प्रयोग किया जा सकता है। दैट मीन्स एक ही एंटीबायोटिक कई बीमारियों को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल infection in animals. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. और जानवरों में अगर थोड़ा सा सोचिए कि जो पालतू जानवर है उसमें अगर हम लोग बात करें कि उसको एंटीबायोटिक्स देना है ना, और उसको ओरली देना है ना, माउथ के थ्रू देना है, तो क्या उसको बोलेंगे ये टैबलेट ले लो खा लो, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो उसको क्या करता है, उसके भोजन में ही मिक्स कर दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म में अगर बात करें, वहाँ लाइव स्टॉक में बात करें, वहाँ तो इनके भोजन में ही इसको मिक्स कर दिया जाता है ताकि उस जीव के अंदर जो किसी तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो उसको खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेज, और कहा कि बहुत सारे प्लांट डिजीजेस को भी खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। आगे आइए थोड़ा सा इस बॉक्स को देख लें। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, है ना। कहा कि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो कुशल चिकित्सक के निगरानी में ही लें या उसके परामर्श पर ही लें। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और ये भी हम लोगों को समझना चाहिए कि डॉक्टर जब कहे कि इसको समाप्त कर दो, खाना जरूरी नहीं है, तब तक हम लोगों को लेना चाहिए। दैट मीन्स कि जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर 7 डेज के लिए एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, आप कम दिन ही लेते हैं, हो सकता है 6 डेज और 5 डेज आप ले लिया, इससे कम भी लिए, तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो कम हुआ था, लेकिन वो उसका जो है ना इरेडिकेट नहीं हुआ था, आपकी बॉडी से इरेडिकेशन नहीं हुआ था, वो आपकी बॉडी से खत्म नहीं हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था। तो क्या होगा, फिर से आप परेशान होंगे। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर।
ताकि वैसे एंटीबायोटिक्स आप ले लेते हैं जिसका आपके बॉडी में ज़रूरत नहीं है या जिसका इफेक्ट अभी नहीं दिखना था, अगर आप बाय मिस्टेक ले लेते हैं तो फ्यूचर में इस एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट आपके बॉडी पर घट जाता है, जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप एंटीबायोटिक्स बिना वजह ले लेते हैं, है ना, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी एक्सपर्ट के, आप एडवाइस के ले लेते हैं, तो वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है आपके बॉडी में उसको ये किल कर देगा, है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे गट्स वगैरह में पाए जाते हैं या दैट मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर काउज्ड बाय वायरसेस, है ना। एंटीबायोटिक्स जबकि इफेक्टिव नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है वैसे बीमारियों पर, वैसे डिजीज पर जो कि बैक्टीरिया के द्वारा नहीं हुआ हो। जैसे यहाँ पर बात कर रहा है अगेंस्ट कोल्ड और फ्लू, है ना। कॉमन कोल्डनेस में, फ्लू में ये काम नहीं करता है, या वायरस से जो बीमारी हो रहा है उस पर ये काम नहीं करता है ना। वायरस से भी जो बीमारी होगा ना, जो डिजीज होगा, उस पर भी हमारा एंटीबायोटिक्स एक्शन नहीं करता है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं, टीका के बारे में। टीका, वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, क्यों बच्चों को टीका दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है, इम्यूनेट किया जाता है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में एंटर करता है ना, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। देखिए दो वर्ड है, एक अभी हम लोग पढ़ रहे थे एंटीबायोटिक, अभी यहाँ पर पढ़ रहे एंटीबॉडीज। एंटीबायोटिक बाहर से लेते हैं जिसका उत्पादन, जिसका प्रोडक्शन बैक्टीरिया और फंगस से किया जाता है, जबकि एंटीबॉडी का अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है हमारे बॉडी के द्वारा सेल्फ किया जाता है, टू फाइट द इन्वेडर, हमारे शरीर में घुसने वाले, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स से फाइट करता है। कौन फाइट करता है भाई? तो हमारा एंटीबॉडीज, है ना, ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होगा। The body also remembers how to fight the microbe. The body also remembers how to fight the microbes if it enters again. और हमारे शरीर में एक क्षमता होता है ना, या एक प्रोसेस होता है, ऐसा भी कहिए, ये ऐसा प्रोसेस या क्षमता है हमारे शरीर का, जो हमारे शरीर में एक रिमेम्बरिंग पावर होता है सेल के अंदर, जिससे कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में मदद करता है। जब भी उस तरह के, उस खास तरह के इन्वेडर को देखेगा, फॉरेन पार्टिकल्स को देखेगा, डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स को देखेगा, तो वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। तो ये क्षमता होना चाहिए, ये क्षमता होगा तब हमारा रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत कहलाएगा या हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। तो ये तो नेचुरली हमारे बॉडी में होता है, बहुत सारे डिजीज से फाइट करने के लिए होता है। बदलते हुए इन्वायरमेंट में, बदलते हुए वातावरणीय स्थिति में बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है या हमारा बॉडी उससे प्रभावित होता है, जिसके लिए मेमोराइज्ड सेल हमारे या मेमोरी सेल हमारे सेल के बॉडी के अंदर नहीं होता है। और ऐसे में आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियली हम लोग अपने बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं, और खास करके किड्स को इम्यूनाइज करवाया जाता है, बच्चों को इम्यूनाइज करवाया जाता है बचपन में ही। अगर चाइल्डहुड स्टेज में ही इम्यूनाइज कर दिया जाए तो आने वाले समय में जो उसका शरीर है कई बीमारियों से प्रतिरोधित हो जाता है ना, कई बीमारियों से वो बच जाता है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, अगर किसी स्वस्थ शरीर के अंदर या तो मरा हुआ माइक्रोब्स या तो कमजोर किया हुआ माइक्रोब्स उसके शरीर के अंदर डाल दिया जाए, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। आप इस बात को समझिए, डेड माइक्रोब्स होगा तो क्या होगा कि उसके बॉडी पर जो केमिकल्स होंगे, जो एंटीजन के नाम से जाना जाएगा, वो हमारे शरीर में गया, अभी तो डेड है, अभी मान के चलो कि हम 100 की संख्या में अपने बॉडी में इंटर कर दिए, जिसका हमारे बॉडी पर कोई बैड इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। समझने का कोशिश कीजिए यहाँ पर, है हमारे बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो 100 इंटर किया, हमारा बॉडी एक्टिव, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इम्यून सिस्टम है, जो हमारा सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो क्या सोचेगा कि एंटीजन आया, भाई एक तरह का बीमारी पैदा करने वाला सब्सटेंस है, केमिकली रिकॉग्नाइज करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर देगा, है ना, मेमोरी सेल बन जाएगा। अब क्या होगा कि जब रियली, ये तो हम लोग इवेंचुअली ऐसा करवाए हैं, रियली अगर हमारे बॉडी में ऐसा हुआ कि बहुत सारे माइक्रोब्स इंटर कर गए, सेम टाइप ऑफ माइक्रोब्स इंटर कर गए, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में मेमोरी सेल डेवलप रहेगा, रिस्पॉन्स पहले से था,
है ना। हमारे बॉडी में इस तरह का डिफेंस रिस्पॉन्स पहले से था, तो वो फिर से ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडी डेवलप करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाएगा, दैट मीन्स माइक्रोब्स को पकड़ के किल कर देना, ये फायदा है। किल्स का ये तो था कि डेड का। अब वीकेंड का क्या काम है? वीकेंड में क्या होगा कि ये वीकेंड फॉर्म में हमारे बॉडी में जब डाला जाता है, दो अलग अलग कंडीशन, डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए डाला जाता है, जिसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन पॉसिबल हो पाया है, हाँ, आर्टिफिशियल, नेचुरली तो हमारे बॉडी में होता है। अभी वीकेंड फॉर्म में भी जब डाला जाएगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, है ना, वो इतना कमजोर होगा कि सिर्फ उस जो उसके शरीर के ऊपर एंटीजन होंगे, या एंटीजन ऐसे भी समझिए जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स होंगे, वो हमारे बॉडी को मिलेगा, हमारा बॉडी फिर से रिस्पॉन्स करेगा, मेमोरी सेल भी डेवलप करके रख लेगा, आने वाले समय में रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहेगा। तो ये काम करता है ना। अब आ जाइए, द बॉडी फाइट एंड किल्स देम by production suitable antibiotics. The antibodies remains in the bodies and we are protected from the diseases causing microbes, ना। और ये फिर हमारे बॉडी में रिमेंस के फॉर्म में तो चला गया था पहले से, यानी रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया, ऐसा समझिए, मेमोरी सेल डेवलप कर दिया। और जब भी इस तरह का डिजीज काउज होगा, माइक्रोब इसको डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करेंगे, तो हमारे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेंगे। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स, है ना। इस तरह से वैक्सीन हमारे शरीर में वर्क करता है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और बहुत सारे बीमारियों को इससे रोका जा सकता है ना। बीमारी का नाम यहाँ पर दे दिया, हेपेटाइटिस को जो है वो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, लीवर से जुड़ा हुआ बीमारी है। सोचो इसके लिए वैक्सीनेशन अगर हमारे पास है तो ये काफ़ी गुड इंफॉर्मेशन है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। काफ़ी पहले एडवर्ड जेनर के द्वारा 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए जो है ना चुन लिया गया था, डिस्कवर कर लिया गया था इंजेक्शन। इसको हम लोग अभी वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इन आवर वैक्सीन दो तरह का हो सकता है, ओरल या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। कहा कि आपके बचपना में भी याद करिए कि आपको भी इंजेक्शंस वगैरह पड़े होंगे जो कि आपको बीमारियों से बचाता है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज? क्या आप इस तरह की बीमारी का एक लिस्ट बना सकते हैं? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, या आप अपने माता पिता से भी मदद ले सकते हैं कि हमको कौन कौन सा इंजेक्शन पड़ा था और वो किसके अगेंस्ट काम करता है। खैर, इसके लिए आप टीचर का भी मदद ले सकते हैं। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दीज डिजीजेज, है ना। ये सभी बच्चों के लिए अति आवश्यक है बीमारियों से बचने के लिए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर, हॉस्पिटल्स में ये आसानी से अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। ताकि आप जो है ना टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, मार्केट में प्रचार देखे होंगे, है ना। वो प्रचार क्या होगा? पोलियो से बचने के लिए प्रचार हुआ होगा, वो देखे होंगे। 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन के द्वारा भी आप ये प्रचार हमेशा सुने होंगे। ये था ना एक कैंपेन था ना, एक अभियान था, इरेडिकेशन ऑफ पॉलीमेलाइटिस, है ना। इस पूरे वर्ल्ड से और खास करके हमारे इंडिया से भी पोलियो को हटाने का, पोलियो का उन्मूलन करने का एक अभियान था, है ना। ये इरेडिकेशन कैंपेन चलता था। अभी के समय में ये पोलियो से हम लोग निजात पा चुके हैं, दैट मीन्स हम लोग अब इससे बच गए हैं। ये हमारे यहाँ अब नहीं हो पा रहा है। और इसका जो राउंड चल रहा था, कई बार तो हम लोग देख रहे थे, हम लोग देखे हुए हैं कि महीने में 2 बार चल रहा था। अभी आप लोग एक बार तो देखे ही होंगे। फिर इसको और ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया, और अगर केसेस अगर मिल जाता है तो वहाँ पर राउंड को फिर से फ्रीक्वेंट कर दिया जाता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर कह रहा है कि विश्व स्तरीय अभियान चला स्मॉल पॉक्स को हटाने के लिए, और लगभग अब ये खत्म भी हो चुका है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से।
ज़्यादा हिस्सों से। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms। अभी के समय में माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो है ना बड़े पैमाने पर तैयार किया जा, माइक्रो ऑर्गेनिम्स से जो एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज, जिससे कि हमारा एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर ऐसा कहिए ना लिविंग वर्ल्ड है, वो बच सके विभिन्न तरह की बीमारी से, जो कि कई बार कम्युनिकेबल भी होता है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसके हाईलाइट पॉइंट्स को नोट के फॉर्म में बना करके भी रखिए।